नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 8 साल के नरेंद्र मोदी के शासन में एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड सामने आया जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। जो लोग आत्मनिर्भर भारत को जुमला कहते थे, उन्हें आंकड़ों के साथ जवाब मिला। जब दुनिया कोविड और युद्ध की वजह से आर्थिक संकट से खतरे से जूझ रही थी, तब भारत में लोगों की इनकम दुगनी हो गई, लोगों की कमाई दोगुना हो गई। और यह क्यों हो सका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति की वजह से। सवाल पब्लिक के स्पेशल एडिशन में यह पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था। एक लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी है। निशाना लगाना है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाए। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पंख लगाने का एक सटीक इंडिकेटर दिखा है। यह इंडिकेटर है भारत की प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक मोदी युग में प्रति व्यक्ति आय में 99% का उछाल आया, यानी भारत में हर व्यक्ति की औसत कमाई 2014 के बाद लगभग दोगुनी हो गई। प्रति व्यक्ति आय में 99% की इस बढ़ोतरी में महंगाई के फैक्टर शामिल हैं। 2014-2015 में प्रति व्यक्ति आय 46,647 रुपए थी। 2022-2023 में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी रियल टर्म में 35% है। मोदी राज में भारत की तरक्की का यह आंकड़ा ऐसे समय आया जब यूरोप में मंदी की आहट सुनाई पड़ रही है। फरवरी में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने दोहराया कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्राइट स्पॉट, जबकि 2023 दुनिया के लिए मुसीबत भरा साल है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना का यह अचानक बयान नहीं आया, वो ये बात लंबे समय से कह रही है। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. याद कीजिए 2014 का साल, जब भारत फ्रेजाइल 5 यानी मुसीबत वाली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा था। जरा नजर दौड़ाइए कि सालों साल डबल डिजिट वाली महंगाई ने क्या हाल करके रखा था। में महंगाई पर विपक्ष के सवाल जरूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान से लेकर यूके तक जब खाने पीने की चीजों की महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तब समझना होगा मोदी नॉमिक्स को। जब कई देश ऐसे जहां खाने पीने की कई चीजों की कीमतों में अर्धशतक से लेकर सेंचुरी वाली बढ़ोतरी है, तब मोदी के इंडिया में सिंगल डिजिट से ऊपर महंगाई दर नहीं पहुंची। तब समझना होगा मोदी के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को। इस इकोनॉमिक मैनेजमेंट से महंगाई काबू में है और विकास की रेल सरपट दौड़ रही है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। सवाल पब्लिक का है
कि बीते 8 से 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ऐसा किया क्या। 2014 के बाद से देश की आर्थिक तरक्की के लिए मोदी मंत्र क्या रहा। कोरोना की चुनौती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से क्यों नहीं उतरी, जबकि भारत 140 करोड़ का देश है। महाभारत के अर्जुन की तरह नरेंद्र मोदी कैसे विकसित भारत के लक्ष्य को साध रहे हैं, ये सवाल बड़ा है, ये सवाल मौजूद है, ये सवाल एक बिजनेस केस स्टडी है। Well, India is super important. In my Microsoft career, a lot of my colleagues came from India. Now Satya Nadella is doing a great job running Microsoft. For the foundation, the country that we've engaged with by far the most is India. And not only are we seeing great progress in India, but a lot of the things that are going well in India show us how we can go to the rest of the world and bring that same type of innovative progress. 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद महीनों तक देश में अफरा तफरी रही। वाकई महीनों तक देश लाइन में लगा रहा। लेकिन आज एटीएम से रोजमर्रा के पैसे निकालने वाली लाइन लगनी लगभग बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति हो गई है। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? जनवरी 2023 में आधार केवाईसी वाले ग्राहकों ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया। भारत की इकोनॉमी का डिजिटल अवतार ग्लोबल हो चुका है। आप 2014 से पहले यकीन कर सकते थे कि सिंगापुर जैसा देश तरक्की के मामले में भारत से मदद पाने के लिए पार्टनर बनेगा। आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। 1 जुलाई 2017 इनडायरेक्ट टैक्स की नई व्यवस्था यानी जीएसटी लागू हुई। दशकों के इंतजार के बाद जीएसटी को लागू किया जा सका। राहुल गांधी जैसे नेता जिनके दौर में जीएसटी पर सहमति नहीं बन सकी, उन्होंने आरोप लगाया कि गलत जीएसटी लागू हुई। उन्होंने मजाक उड़ाया, गब्बर सिंह टैक्स लगाया गया। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी पर सिर्फ राजनीति के लिए विरोध के सुरों को छोड़ दें तो आज जीएसटी क्रांति से रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है, सरकार का खजाना भर रहा है और देश में तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, सड़क से लेकर रेल, आईआईटी से लेकर एम्स, इन सब की संख्या और इनके ऑपरेशनल होने की रफ्तार को देश देख रहा है। इस रफ्तार से सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ा नजर आता है। जब विपक्ष अडानी मामले को लेकर सरकार पर हमला करता है, संसद नहीं चलने देता, देश के बजट को मित्रकाल का बजट बताता है, तब भी भारत में निवेश की रफ्तार नहीं थमती। आप मानती हैं कि दिस इज एन अटैक ऑन इंडिया? कोई ऐसी ताकतें हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को इस तरह से
कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं, हिलाना चाहती हैं, उसमें इस तरह का कंफ्यूजन लाना चाहती हैं. I want to just convey that as regards investments, as regards fund flow into India, as regards trust in our banking system, as regards joint ventures and the PLI and also China Plus One related policies that we have, I don't see any impact because of this incident. Example, the last few days, India has received more than few days, not months, few days. India has received more than 8 billion. Our forex has gone up to that level. Forex reserves have gone up by 8 billion. 2022-2023 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक विकास दर 4.4% रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही के 6.3% से काफी कम. बस इस एक आधार पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान दिया कि भारत में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का खतरा है. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में भारत की अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार के लिए 1970-1980 के दशकों में इस्तेमाल किया गया शब्द है, लेकिन सिर्फ एक तिमाही के आंकड़ों के आधार पर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की भविष्यवाणी की गई, जबकि सच्चाई ये कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ता देश है. आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. अर्थव्यवस्था की रेस में भारत गुलाम रखने वाले ब्रिटेन को पिछाड़ चुका है, लेकिन उसी ब्रिटेन में बैठकर कांग्रेस, राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं. Or saying that, there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. No, that's what I said. That's what the narrative that gets built up. And of course it does, because there's money behind the narrative. There's Mr. Adani behind the narrative. There's billions of dollars behind the narrative, right? And there's a transfer taking place. The narrative is built up, and then India's wealth is given to Mr. Adani. सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई को आरोपों से दबाया नहीं जा सकता. 2022 में आई मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. 2031 तक भारत की जीडीपी $7.5 ट्रिलियन होने की संभावना है. 2031 तक प्रति व्यक्ति आय 4.28 लाख हो जाएगी. 2.5 करोड़ परिवारों की सालाना आमदनी 28 लाख से ज्यादा हो जाएगी. भारत की आर्थिक तरक्की की ये उम्मीद सिर्फ भारत की उम्मीद नहीं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल गुड की भावना है. 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है. नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कई आर्थिक चुनौतियां हैं. न्यू इंडिया के सपनों पर काम हो रहा है, लेकिन आर्थिक मामलों में रफ्तीली राहें अभी हैं. नवनिर्माण में कई बार धूल गुबार दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही भारत की गिनती अब बेहद मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है. 2014 के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय नॉमिनल टर्म में दोगुनी होने का मतलब सुखी भारत, समृद्ध भारत की तरफ एक लंबी छलांग. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत. होली पर देश में होलिका दहन होता है, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए इस बार की होली माफिया दहन वाली. योगी दृढ़ संकल्प हैं, माफियाओं के लिए होली आखिरी डेडलाइन. योगी ने अपराध का गड्ढा खोदने वालों को उसी मिट्टी में मिलाने का बीड़ा उठाया. आज प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के दूसरे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया, और सवाल यह कि अगला नंबर किसका है, अतीक अहमद के बेटे या फिर कोई और, क्योंकि अतीक अहमद के परिवार को उसके एनकाउंटर का डर सता रहा है, और इसी तरह का डर माफिया मुख्तार अंसारी को भी है. जब माफियाओं को साफ करना, गुंडों का हिसाब करना, अपराधियों को सबक सिखाना, तब चल रहा है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर. तब सुनाई दे रही है यूपी में एनकाउंटर की गूंज. योगी के इंसाफ दिलाने वाली इस स्टाइल की गूंज एक मकान,
एक दुकान, एक गली या एक शहर तक सीमित नहीं, पूरे देश में सुनाई देती है। खून की जो होली अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करके खेली, उनका संपूर्ण दहन करने का संकल्प लेकर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान चौधरी को 6 मार्च को ढेर कर दिया गया। 3 मार्च को ही प्रयागराज में अतीक के फाइनेंसर माशुकुद्दीन के घर पर कार्रवाई हुई। 2 मार्च को प्रयागराज में अतीक के गुर्गे सफदर अली का मकान जमींदोज कर दिया। 1 मार्च को प्रयागराज में अतीक के गुर्गे जफर अहमद का घर बुलडोजर से ढहा दिया और 27 फरवरी को अरबाज नाम के आरोपी को मार गिराया। बाकी बचे हुए हत्यारे भी पुलिस की रडार पर हैं। उन पर या तो पुलिस की गोली चलने वाली है या उनके घरों पर बुलडोजर। कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। योगी का बुलडोजर माफियाओं की दीवारों की सीलन में भरे अपराध के हर उस रंग को मिटा रहा है जिसमें किसी के लाल खून के दाग गाढ़े हो चुके हैं। अपराधियों को ढेर करने वाली गोली उस सूखे हुए कालेपन को दूर कर रही है जिसमें किडनैपिंग और रंगदारी का आतंक है। यूपी के मुखिया और माफियाओं के दुश्मन योगी आदित्यनाथ अपराध के हर रंग का खात्मा कर रहे हैं। वीडियो में साफ फायरिंग करते दिख रहा है, उसके बारे में और उसी पे कार्रवाई की गई है जो नाम उस्मान, जिसका नाम उस्मान है। तो हम जो लोग जानते नहीं तब उसको हम क्या बताएं कि बैंक वाला कौन वो कमाए खाएगा कि जाएगा बैंक चलाने। बैंक के तो हमको सर नहीं मालूम है, क्या बताएं। परदेसी आदमी है, 7-8 महीने पहले मिला था और अच्छे से मिलता है। ड्राइविंग करता था, एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। बाकी अंदर क्या है क्या नहीं, हम लोग परदेश रहते। अभी 15 दिन हुआ आके तो नहीं मिला मुझसे। यूपी को अपराध मुक्त करने की होली खेल रहे योगी ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की ऐसी होलिका दहन की है जिसमें न सिर्फ उनके खौफ को जलाया जा रहा है बल्कि अपराध की सरपरस्ती में खड़ी की गई मिल्कियत भी मिट्टी में मिलाई जा रही है। बीते सालों में मुख्तार अंसारी की 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जबकि अतीक अहमद और उसके गैंग की 1600 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। योगी ने बता दिया कि उनका कमिटमेंट माफिया हो या उनके एजेंट सब पर भारी पड़ने वाला है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। माफिया फैमिली के ये आंसू यूपी को अच्छे लगते हैं। ये डर यूपी की समृद्ध होती विरासत को और सुदृढ़ कर रहा है। अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि बीते 6 सालों में योगी ने अपराध और अपराधियों को मिटाने की जो कसम खाई थी उसे वो मिशन के तौर पर ले रहे हैं। मुख्तार एंड गैंग
और अतीक अहमद एंड कंपनी इसी से डरी है। उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ में ये जो आवास आप देख रहे हैं ये 202 है। ये असद के नाम पे है। कहा जा रहा था कि अतीक अहमद का जो बेटा है असद इसी अपार्टमेंट में रहता था। कुछ दिन पहले पुलिस यहाँ आई थी और पुलिस ने इसे सील किया था। इसके बाद 2 दिन पहले भी शनिवार को भी पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इसको खंगाला गया। कहा जा रहा कि इसके बाद यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनसे पूछताछ की गई कि कौन कौन से लोग यहाँ पे कब कब आते थे। कभी बाहुबल के दम पर 43 सालों तक गुनाहों का गुब्बारा भरने वाला अतीक अहमद एनकाउंटर के डर से साबरमती छोड़कर यूपी की जेल नहीं आना चाहता। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को भी योगी के नाम से डर लगता है। इनके डर और योगी के एक्शन की इनसाइड स्टोरी आपको तफसील से बताएंगे, मगर पहले योगी का वो एक्शन जान लीजिए जिसके लपेटे में पूरी अतीक एंड फैमिली है। अतीक अहमद के खिलाफ अपराधों का शतक है। वो फिलहाल साबरमती जेल में है। अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज है जो कि बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर 2 मामले में आरोपी है। वो इस वक्त लखनऊ जेल में है। अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ 5 मामले हैं और इस वक्त वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। अतीक के बेटे असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। फिलहाल वो फरार चल रहा है। इसके अलावा अतीक के चौथे और 5वें बेटे आबान और एजाम को पुलिस ने हिरासत में रखा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं जिनमें जांच जारी है। अब अतीक के गुर्गे भी तलाशे जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की कोशिश यही है कि उमेश पाल के हत्यारे न कभी आंख उठा पाए और न ही बंदूक। योगी राज में अतीक के गुर्गे मोहम्मद असद से 4 करोड़ की जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। माफिया के छोटे भाई अशरफ के साले जैद का 30 करोड़ रुपए का मकान जेसीबी से गिरा दिया गया था। अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई का 8 करोड़ का अवैध होटल और दफ्तर प्रयागराज में ढेर हो चुका है। इसके अलावा ईडी भी अतीक की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक खातों को अटैच कर चुकी है। अब बारी उस सदाकत खान की जिसने प्रयागराज यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में बैठकर उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग की। यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल है और इस हॉस्टल पर अब स्थानीय प्रशासन का चाबुक चला है और इस हॉस्टल के जो सभी कमरे हैं उनको एक एक कर सील किया गया है। इसके पहले देखिए बाकायदे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सभी कमरों से जो छात्र हैं उनको निकाला गया और अब जो सील करने की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए जो स्थानीय प्रशासन है, इसके साथ ही जो पुलिस फोर्स के जवान है वो सभी कमरों को एक एक कर सील कर रहे हैं। दरअसल ये वही हॉस्टल है जिसके कमरा नंबर 36 में बैठकर सदाकत खान और उसके साथियों ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी और उसी के बाद से ये जो हॉस्टल है वो स्थानीय प्रशासन के निशाने पर था, पुलिस प्रशासन के निशाने पर था। जो आरोप है वो सदाकत के मामले से हुआ है। जब से सदाकत को पकड़ा गया है उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। नोटिस तो नहीं दिया गया था, फोर्स आई है तो हमें उनका सपोर्ट भी करना है और 107 कमरे हमारे हॉस्टल में तो सारे सील हो जाएंगे। योगी का प्रण पूरा करने के लिए अतीक का हिसाब किताब जारी है। जानकारी ये भी जुटाई जा रही है कि जो शूटर्स पकड़ से बाहर हैं, क्या उन्हें मुख्तार अंसारी गैंग के लोगों ने छिपाने या भगाने में मदद की, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन के बीच योगी ने मुख्तार अंसारी एंड कंपनी को भी मैसेज दिया है। मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े कमलेश सिंह प्रधान के गाजीपुर वाले घर पर रविवार को बुलडोजर चलाया गया, तो एक दिन पहले मुख्तार अंसारी के बेटों के बने आशियाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ जनवरी 2022 में गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। बेटा अब्बास अंसारी लखनऊ के आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी के बेटे की बहू निखात बानो साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में चित्रकूट जेल में है। मुख्तार के साले आतिफ उर्फ सरजील रजा को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्तार के दूसरे साले अनवर शहजाद पर भी केस दर्ज हो चुका है। पिछले 17 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के लिए योगी नाम भर नहीं बल्कि वो तूफान है जो हमेशा इस माफिया के सिर पर मंडराते रहते हैं।
4 राज्यों के 12 जिलों के 23 थानों में 52 मुकदमे झेल रहा है माफिया मुख्तार, जिनमें से 2 लखनऊ के आलमबाग और हजरतगंज में दर्ज है। योगी का डर इस माफिया के सीने पर सांप बनकर लौट रहा है और इसका डिप्रेशन योगी विरोधियों को होने लगा है। जैसे परमाणु शस्त्र जो होते हैं ना, परमाणु शक्ति 2 काम करती है, कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकती है। बुलडोजर भी उसी समान है कि कोई अवैध कार्य हो, उस कार्य का विरोध बुलडोजर कर सकता है, और किसी का उत्पीड़न करना है तो वो भी बुलडोजर कर सकता है। बुलडोजर को ही बुरा कह देना काफी नहीं है। वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी खींच मिटा रही है। 8 दिन हो गए आज, जो अपराधी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक को भी उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक्शन बुलडोजर का हो या फिर बात एनकाउंटर की, योगी ने माफिया और उनके साथियों का हिसाब बराबर किया है। मुख्तार के भरोसेमंद शार्प शूटर राकेश पांडे को 8 सितंबर 2020 को लखनऊ में मार गिराया। मुख्तार अंसारी के सह अपराधी हरकेश यादव को 18 नवंबर 2021 को मऊ में ढेर कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2021 को मुख्तार के साथ अपराध में शामिल लालू यादव का मोहम्मदाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुख्तार के ही साथी अली शेर को 27 अक्टूबर 2021 के दिन दाऊद नगर में मार गिराया गया। इसी दिन कामरान को भी पुलिस ने दाऊद नगर में ढेर कर दिया था। गिनती और भी लंबी है, आंकड़े और भी ज्यादा है, मगर अब ये बढ़ते जाएंगे क्योंकि योगी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके हैं। अतीक और मुख्तार के होलिका दहन का प्रण कर चुके हैं। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे और दिखाएंगे आपको गजब की होली, तिहाड़ में पूरी टोली। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तो वहीं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले करीब 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड की तरह हैं, लेकिन अब केजरीवाल के दोनों भरोसेमंद साथी जेल में। बताया जा रहा है कि तिहाड़ में सिसोदिया का सेल सत्येंद्र जैन के सेल से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। मनीष सिसोदिया होली के बाद अब 20 मार्च तक जेल में रहेंगे और इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि जेल में आपकी टोली अब कैसे मनाएगी होली। आक्रामक धरना प्रदर्शन काम नहीं आया। विक्टिम कार्ड नहीं चला। कोर्ट में दी गई दलीलें भी धरी रह गई। और अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी से जेल पहुंच गए। इसी बस में मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बस में बैठाकर ले जाते हुए की तस्वीर देखी आपने। और 20 तारीख तक, 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना है। 20 तारीख तक जेसी उन्हें दी गई है। पहले सीबीआई की कस्टडी में सिसोदिया के 7 दिन गुजरे और अब करीब 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब उनकी होली दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बीतेगी। लेकिन सिसोदिया के जेल जाते ही
आम आदमी पार्टी के तेवर तीखे हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें सबूत नहीं मिल रहे इसलिए इंटरोगेशन चाहिए, और भाजपा ही 1 साल से कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, मनीष सिसोदिया जो है गुनहगार है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आज इसीलिए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को जुडिशियल कस्टडी दी है। आज सीबीआई ने देश के सामने ये कबूल कर लिया कि उनके पास डिप्टी सीएम के खिलाफ ना कोई सबूत है। अब तो उनके पास डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं बचे हैं। लेकिन क्योंकि उनके आकाओं ने कहा है कि उनको अरेस्ट करके रखना है, इसलिए सीबीआई ने कर रखा है। सिसोदिया के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच से जुड़े सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया अब भी सवालों से बच रहे हैं। इसके उलट सिसोदिया ने कोर्ट में सीबीआई पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि सीबीआई रोज उनसे एक ही सवाल पूछती रहती है। सिसोदिया ने कोर्ट में कहा, हर रोज सुबह 8 बजे से वही सवाल पूछते रहते हैं, दस्तावेज मौजूद नहीं है, वो मुझे 9 से 10 घंटे तक बिठा रहे हैं, ये मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं। कोर्ट ने भी सीबीआई से कहा, अगर आपके पास कुछ नया है तो सिसोदिया से पूछिए, लेकिन नए सवालों से सिसोदिया का सामना तभी होगा जब वो सीबीआई के शुरुआती सवालों का जवाब दे दे। सीबीआई के सवालों की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि शराब नीति के कैबिनेट नोट में बदलाव क्यों किया गया। आरोप है कि सिसोदिया ने मौखिक तौर पर सचिव को नया कैबिनेट नोट बनाने को कहा था। अब सीबीआई जानना चाहती है किसके कहने पर नया कैबिनेट नोट बनाया गया। आखिर कंपनियों का मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी साउथ लॉबी तक कैसे पहुंची। साउथ लॉबी के बताए गए सुझावों को ड्राफ्ट में क्यों शामिल किया गया, जिससे प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। सीबीआई के जिन सवालों से सिसोदिया का सामना हो रहा है, उन सवालों को टाइम्स नाउ नव भारत पहले ही अपने स्पेशल शो सवाल पब्लिक का में उठा चुका है, जनता को दिखा चुका है। मैं आपको बताऊं पहले सरकार को कितनी मिल रही थी, देख लो और मैं आपको बताना चाहती हूं यहाँ पर कि पहले पर बॉटल जो है एक्साइज ड्यूटी जो मिल रही थी ये 223 रुपीस की थी, और इस पे आप अगर लगा दें वैट कितनी मिल रही थी, तो इस पर वैट मिल रही थी तकरीबन ये एक्साइज ड्यूटी है, और यहां पर अगर मैं लगा दूं ये मिल रहा था आपको वैट, और इसके बाद डिस्टिलरी की प्राइस जो है कंज्यूमर को पड़ रही थी 530 रुपए। नई पॉलिसी में आपने कर दिया एक्साइज ड्यूटी को 1 रुपए 88 पैसे, यानी कि 2 रुपए से कम, और वैट को आपने कर दिया आपका वैट जो है इसमें घट कर हो गया 1 रुपए 90 पैसे। तो आपने ये एक्साइज 2023 से 2 रुपए से कम कर दिया, 106 से 1 रुपए 90 पैसे कर दिया, और कंज्यूमर की जो प्राइस होती थी बॉटल 530 रुपए वो हो गई 560। ठेके को कितना मिला वो डालिए मैडम। तो और ठेके को कितना मिला? ठेके का जो प्रॉफिट है नाविका जी मैं जवाब सुन लो, मधुशाला छोड़ो, पाठशाला सुनो। ये प्रॉफिट जो ठेके का है वो 560 रुपए में से 336 रुपए का तो प्रॉफिट। पहले क्या था? पहले जो प्रॉफिट था वो था 33 रुपए, सिर्फ 33 रुपए। 33 रुपए प्रॉफिट था, समझा? तो 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने। 530 की बोतल अब 560 में मिलती है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और ठेके वालों का प्रॉफिट हो रहा है, वो एक से एक फ्री दे रहे हैं, और दुनिया बस शराब के नशे में धुन है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप है एक्साइज पॉलिसी के नियमों को तोड़ने का, शराब की दुकान के लाइसेंस धारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने का, और साउथ लॉबी से करोड़ों की रिश्वत लेने का। ईडी की जांच में मिले मनी ट्रेल को लेकर भी सीबीआई सिसोदिया से सवाल पूछ चुकी है। फिलहाल केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल नंबर 1 में पहुंच चुके हैं, जहां पहले से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कैद है।
सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। जेल में मनीष सिसोदिया को दवाइयां, डायरी, पेन और भगवत गीता रखने की इजाजत मिली है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया का भी वही हश्र होगा जो सत्येंद्र जैन का हो रहा है? सिसोदिया का क्या हश्र होगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासत फिलहाल बेहद गरमाई है। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंगपिन बता रही है। आप जान रहे हैं कि 2 बड़े मंत्री तो जेल में जा चुके हैं। इतने भयंकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन लोग अब ये भी समझ चुके हैं कि इनके मूल में दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके किंगपिन हैं। उनकी योजना से, उनकी प्लानिंग से, उनकी सहमति से, उनकी जानकारी में ये सारे के सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस ने तो आपके दोनों नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। पोस्टर में दोनों नेताओं को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और उसके ऊपर जो भ्रष्ट है वही देशद्रोही है, ये नारा लिखा है। अपने खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोलना भी आम आदमी पार्टी को बेहद अखरने लगा। तभी तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, सीबीआई ने बुलाया था और सोनिया गांधी जी को भी बुलाया था। ये मौका आम आदमी पार्टी के पास था और हमारे पास तो संसाधन भी हैं कि कांग्रेस के पोस्टर हम गली गली लगाते, मगर हमने इसके अंदर संयम रखा। ये जो मर्यादा कांग्रेस को रखनी थी, इस मर्यादा को कांग्रेस ने तोड़ दिया। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने से पहले ही सिसोदिया जमानत पर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा बैरियर प्रवर्तन निदेशालय का भी है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में अंदेशा इस बात का भी है कि आबकारी घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और सिसोदिया जो कल तक खुद को छोड़कर देश के सारे नेताओं को भ्रष्ट बता रहे थे, आज उन दोनों नेताओं के सामने ही खुद को पाक साफ साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और शायद ये केजरीवाल और सिसोदिया को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। पहले जेल में कैद सत्येंद्र जैन को महीनों तक मंत्री बनाए रखना और फिर मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही अचानक से दोनों मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाना, ऐसा फैसला है जिसने अरविंद केजरीवाल को अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने बचाव की मुद्रा में ला दिया है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो वहीं मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। एक्शन सीक्वेंस शूट करते हुए बिग बी को पसली में चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें हैदराबाद में अपना शूट कैंसिल करके वापस मुंबई लौटना पड़ा। होली से पहले एक्टिंग के रघुबीरा के चोटिल होने की खबर उनके फैंस को मायूस करने वाली। बिग बी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट में देखिए सवाल पब्लिका की चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चेहरे से किया था वादा निभाने में लगा हूं, मैं जुर्म चेहरे के आज यहां छुपाने में लगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। अमिताभ बच्चन का है, बिग बी का है, एंग्री यंग मैन का है या फिर मेगा स्टार ऑफ द मिलेनियम, जो कुछ भी कहें बच्चन साहब पर हर विश्लेषण फिट बैठता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे बहुत कम सुपरस्टार्स देखे जिनकी स्टारडम उनकी उम्र के साथ घटा नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के वही सुपरस्टार हैं। और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों?
मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। शूटिंग के दौरान घायल अमिताभ बच्चन इस वक्त मुंबई के अपने इस बंगले जलसा में आराम कर रहे हैं। इससे पहले खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन शूट किया जा रहा था, उसी दौरान वे घायल हो गए। घायल बिग बी को हैदराबाद के AIG अस्पताल ले जाकर उनका CT स्कैन किया गया। हादसे में उनकी पसली और मांसपेशियों को चोट की बात सामने आई। चोट इतनी गंभीर थी कि शूट कैंसिल कर उन्हें तुरंत हैदराबाद से मुंबई आना पड़ा। चोट लगने के बाद अमिताभ बच्चन का हैदराबाद के AIG अस्पताल में CT स्कैन कराया गया। चेकअप के बाद बिग बी घर वापस आ गए और डॉक्टर्स ने पट्टी बांधी और आराम करने की सलाह दी। बिग बी की चोट इतनी गंभीर कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ है, बॉडी मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने बिग बी को कुछ पेन किलर्स दी जिससे उन्हें दर्द से निजात मिल सके। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में कुछ वक्त लगेगा। अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो फिलहाल अपने घर जलसा में रेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जरूरी एक्टिविटीज के लिए थोड़ा बहुत मूव करते हैं, पर उनके फैंस के लिए बहुत खबर निराशाजनक, क्योंकि हर हफ्ते अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं। लेकिन चोट लगने की वजह से बिग बी इस बार अपने फैंस से मिल नहीं पाएंगे। अमिताभ बच्चन ने सभी फैंस से गुजारिश की कि वो जलसा के बाहर उनसे मिलने ना आए, क्योंकि वो इस वक्त किसी से मिलने की कंडीशन में नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अमिताभ को शूट के दौरान चोट लगी हो। इससे पहले साल 1982 में बच्चन साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया था। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान भी अमिताभ बच्चन को गंभीर रूप से चोट आ गई थी। उनके को एक्टर पुनीत इस्सार को उनको पेट में पंच मारने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन इसी एक्टिंग के दौरान वो पंच जो है अमिताभ बच्चन को घायल कर देता है। यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में काफी दिनों तक के लिए एडमिट भी किया गया था और डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन के परिवार को जवाब दे दिया था। ये भी जानकारी सामने आई है कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हुई थी कि अमिताभ बच्चन कोमा की स्थिति के करीब पहुंच चुके थे। अमिताभ बच्चन ने अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि कुछ पलों के लिए उन्हें लगा कि वो मर गए। डॉक्टर्स ने उन्हें वापस रिवाइव करने की आखिरी कोशिश में उन्हें एक इंजेक्शन शॉट दिया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ और वो ठीक हुए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि अस्पताल आने के 5 दिनों में उनकी दूसरी सर्जरी की गई थी। अमिताभ बच्चन ने अपने डॉक्टर वालिया को भी अपनी जान बचाने का श्रेय दिया था। 2018 में आई फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान भी अमिताभ बच्चन के कंधे में चोट लगी थी। ये चोट उन्हें आमिर खान के साथ एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने के दौरान लगी। उस वक्त फिल्म के सूत्रों ने बताया कि बिग बी का परिवार उन्हें हमेशा एक्शन सीन्स ना करने के लिए कहता है। घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से समझाते हैं, वार्निंग देते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। ये पहली बार नहीं जब शूट करते वक्त उन्हें चोट लगी हो। हर बार बिग बी फाइटर बनकर इन परेशानियों से बाहर निकले। हेल्थ की बात करें तो अमिताभ लीवर से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। 2006 में अमिताभ को हेपेटाइटिस बी हुआ। बिग बी को मियास्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी का सामना भी करना पड़ा। ऑटो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी है, जिसमें नर्व्स और मसल्स के बीच बैरियर हो जाता है। साल 2000 में अमिताभ बच्चन को ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है। इसके अलावा बिग बी 2 बार कोविड पॉजिटिव भी हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन को लगी चोट के बाद उन्होंने अपने आगे के प्रोजेक्ट्स को फिलहाल काम करना रोक दिया। ये तो साफ
कि तबीयत की वजह से इस बार बॉलीवुड की जोगीरा होली के रंग में रंग नहीं लगा पाएंगे, पर हम और देश और दुनिया और बिग बी के सारे फैंस ही कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत।